भैरव घर जा। सीधे बोल, तुझे क्या चाहिए? सत्यवती खड़ी हो गई। उसने अपनी ओढ़नी ठीक की और एक कुशल कूटनीतिज्ञ की तरह बोली, सुनो सुनो, वो धन मेरे घर के आंगन में तुलसी के पौधे के ठीक नीचे 7 हाथ गहराई में गड़ा है। लेकिन उसे छूने से पहले एक नियम है। अगर 5 में से किसी एक के मन में भी दूसरे के लिए छल हुआ या किसी ने अकेले धन हड़पने का सोचा तो वो सोना तुरंत बिच्छू बन जाएगा और डस लेगा। ये यक्षों का श्राप है। अब सत्यवती ने अपना असली दांव चला। वो जानती थी कि चोरों में एकता केवल तब तक रहती है जब तक बंटवारे की बात नहीं आती। वो काल केतु उस नकली भाई के पास गई और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। मेरे इस भाई ने मुझे यहाँ तक लाकर बहुत बड़ा उपकार किया है। मुझे लगता है यक्षों की भविष्यवाणी के अनुसार खजाने का सबसे बड़ा हिस्सा, राजा का भाग, इसी को मिलना चाहिए। ये सुनते ही बाकी चारों भाइयों के कान खड़े हो गए। हवा में ईर्ष्या का जहर घुलने लगा। भैरव की भौहें तन गई। राजा का भाग? सरदार तो मैं हूँ, सबसे बड़ा हिस्सा मेरा होगा। ये कालिया तो बस एक दूत है। काल केतु, जिसे अब तक छोटा समझा जाता था, सत्यवती के इस मान से फूल गया। उसका अहंकार जाग उठा। वो अकड़ कर बोला, क्यों? इसे लाया तो मैं ही हूँ ना। जोखिम मैंने उठाया, गांव में मैं गया, तुम सब तो यहाँ छिपकर मदिरा पी रहे थे। आधा हिस्सा मेरा होगा, बाकी तुम 4 आपस में बांट लेना। जुबान संभाल कालिया। चौथा भाई, जो नाटा और मजबूत शरीर वाला था, अपनी गदा लेकर आगे बढ़ा। जुबान संभाल कालिया, हम सब बराबर के हिस्सेदार हैं। सत्यवती मन ही मन मुस्कुरा उठी। आग लग चुकी थी, अब बस उसमें घी डालना बाकी था। अरे अरे, झगड़ा मत करो। सत्यवती ने बीच बचाव का नाटक किया, लेकिन उसकी बातें आग में तेल डालने जैसी थी। खजाना तो मिल ही जाएगा, लेकिन एक समस्या और है। आज की रात अमावस्या है, लेकिन खजाना खोलने के लिए मुझे शमशान की राख और गिद्ध का नाखून चाहिए। वो भी अभी, इसी समय। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। ये जंगल बहुत भयानक है। मैंने सुना है कि पास की घाटी में पिशाच रहते हैं। वहीं एक पुराना शमशान है। तुम में से जो सबसे अधिक साहसी और निडर हो, वही वहां जा सकता है। जो कायर होगा, वो तो वहां कदम रखते ही मर जाएगा। उसने जानबूझकर भैरव की ओर देखा, फिर नजरें फेर लीं, जैसे उसे उस पर भरोसा ना हो। ये भैरव के पुरुषत्व पर सीधा वार था। भैरव का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। तू मुझे कायर समझती है? मैं अभी जाता हूँ और वो राख लेकर आता हूँ। सत्यवती ने तुरंत उसे रोका। नहीं सरदार, आप तो मुख्य हैं। खजाने के पास आपकी उपस्थिति बहुत जरूरी है। अगर आप चले गए और पीछे से यक्ष प्रकट हो गए तो इन मूर्खों को कौन बचाएगा? फिर उसने सबसे छोटे भाई विर्क की ओर इशारा किया, जो अब तक चुप खड़ा था। ये बालक, ये फुर्तीला लगता है, इसे भेजो, लेकिन सावधान। शमशान के रास्ते में एक मायावी कुआं पड़ता है। अगर कोई पीछे मुड़कर देख ले तो वो पत्थर का बन जाता है। सत्यवती की बातें इतनी विस्तार से कही गई थीं, इतनी डरावनी थीं, और उसका आत्मविश्वास इतना गहरा था कि वे अनपढ़ और अंधविश्वासी चोर उसकी हर बात को सत्य मान बैठे। भैरव ने विर्क को आदेश दिया, जा, जल्दी जा और शमशान से राख लेकर आ, और खबरदार पीछे मुड़कर मत देखना। विर्क कांप उठा। रात के अंधेरे जंगल में अकेले जाना, वो भी पिशाचों की घाटी में, लेकिन सरदार का आदेश और खजाने का लालच। वो अनमने मन से अपनी तलवार उठाकर अंधेरे में चला गया। अब वहां 4 चोर बचे थे और सत्यवती। एक कांटा निकल चुका था। अब सत्यवती ने अपनी चाल बदली। वो जानती थी कि खाली बैठे लोग ज्यादा सोचते हैं, उन्हें व्यस्त रखना जरूरी था। जब तक वो लौटता है, हमें शुद्धि करनी होगी। तुम लोग बहुत अपवित्र हो। मदिरा और मांस की दुर्गंध आ रही है। यक्षों को गंध बहुत बुरी लगती है। जाओ, उस कोने में जो कुआं है, वहां से पानी खींचो और इस पूरे आंगन को धो डालो। और हाँ, अपने हथियार दूर रख देना, क्योंकि लोहे की उपस्थिति में मंत्र काम नहीं करता। भैरव और बाकी तीनों भाई एक दूसरे का मुंह देखने लगे। एक दासी की तरह काम करना? क्या देख रहे हो? सत्यवती ने डांटा। करोड़ों की संपत्ति चाहिए या नहीं, या मैं वापस चली जाऊं? वे बड़बड़ाते हुए उठे। उन्होंने अपनी भारी तलवारें और भाले एक कोने में जमा कर दिए और पुराने जंग लगे डोल से कुएं से पानी खींचने लगे। सत्यवती एक ऊंचे पत्थर पर बैठ गई, जैसे कोई महारानी अपने सेवकों को काम करते देख रही हो। वो जानती थी कि ये स्थिति अधिक देर नहीं चलेगी।
जैसे ही विर्क खाली हाथ लौटेगा या उसे पता चलेगा कि वहां कोई शमशान नहीं है, उसका झूठ पकड़ में आ जाएगा। उससे पहले ही उसे अगला कदम उठाना था। समय बीतता गया। रात का दूसरा पहर शुरू हो गया। चोर थककर चूर हो चुके थे। पूरा प्रांगण धुल चुका था। हथियार एक ओर पड़े थे। तभी सत्यवती ने अचानक अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर जोर से हिलने लगी। उसका शरीर कांपने लगा। उसने अपनी आवाज बदल ली और एक भारी डरावनी आवाज में बोली, ह्रीम क्लीम सावधान सावधान। चोर डर कर काम छोड़ बैठे। क्या हुआ? क्या हुआ देवी? उसकी आंखें फैली हुई थीं। सर्वनाश हो गया, अनर्थ हो गया। मैंने अभी ध्यान में देखा, तुम पांचों में से एक विश्वासघाती है। उसका जन्म ही तुम सबकी मृत्यु के लिए हुआ है। चारों ओर सन्नाटा छा गया, मानो हवा भी थम गई हो। कौन कौन है वो? कालकेतु चिल्लाया। सत्यवती ने कांपती हुई उंगली उठाई। मैंने देखा, उस शमशान की राख में विष मिला है। जो भाई अभी बाहर गया है, विर्क। वो राख लाने नहीं गया, वो तो तुम चारों को मारने के लिए काल सर्प को जगाने गया है। वो चाहता है कि तुम सब मर जाओ और सारा खजाना अकेले ले जाए। भैरव का माथा ठनक गया। मैं जानता था वो कुत्ता हमेशा से मुझसे जलता था, तभी वो इतनी आसानी से जाने को तैयार हो गया। सत्यवती ने आग में और घी डाल दिया। और देखो, वो लौट रहा है, लेकिन अकेला नहीं, उसके साथ एक अदृश्य शक्ति है। अगर उसने इस किले में कदम रखा तो तुम सब मारे जाओगे। उसे द्वार पर ही रोकना होगा। जीवित या मृत, ये निर्णय तुम्हारा है। उसी समय बाहर झाड़ियों में सरसराहट हुई। सूखे पत्तों के टूटने की आवाज आई। विर्क, जो शायद डर के कारण आधे रास्ते से ही लौट आया था, किले के द्वार की ओर बढ़ रहा था। भीतर बैठे चार भाइयों के लिए अब वो उनका भाई नहीं, बल्कि उनका काल बन चुका था। लोभ और भय ने उनकी बुद्धि को पूरी तरह अंधा कर दिया था। भैरव ने अपनी तलवार उठा ली, जो उसने एक ओर रखी थी। उसकी आंखों में क्रोध भर आया था। आज उसका या मेरा फैसला हो ही जाएगा। सत्यवती अपनी जगह शांत बैठी रही। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। अब अधर्म अधर्म को ही नष्ट करने वाला था। किले के द्वार पर एक परछाई उभरी। सरदार, वहां तो कुछ नहीं, विर्क की आवाज आई। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, अंधेरे से एक सनसनाती हुई बर्छी उसकी ओर लपकी। विर्क की चीख ने रात के सन्नाटे को चीर दिया। पर क्या वो सचमुच मर गया था, या घायल शेर की तरह वो भी पलटकर वार करेगा? और इस रक्तपात के बीच सत्यवती, जो अब इस खूनी खेल की सूत्रधार बन चुकी थी, क्या वो इन चार बचे हुए राक्षसों के क्रोध से बच पाएंगी जब उन्हें ये पता चलेगा कि कोई काल सर्प था ही नहीं? उम्मीद है अब तक ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इसका भाग 2 देखने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें।